हमारी फिल्म मेक्सिको में शुरू होती है। एक छोटा लड़का जिसका नाम पिंटू है, वो स्कूल से निकल रहा है, लेकिन घर जाने से पहले वो अपनी टीचर के लिए एक छोटा सा संदेश छोड़ जाता है। अचानक उसका दोस्त उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिंटू कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, उन्हें कुछ चाहिए था। वह घर पहुंचकर अपनी पढ़ाई शुरू करता है। इधर उसकी माँ रीना खाना बनाना खत्म कर रही थी। अचानक उसके पास एक फोन आता है, उसके भाई दीपक का। दीपक कहता है, तुम अभी अपने बेटे को लेकर घर छोड़कर निकल जाओ। मैं जिस गैंग के साथ काम करता था, उन्हें पता चल गया है कि मैंने उनके पैसे चुराए हैं। वे मुझे सबके लिए एक मिसाल बनाएंगे। पैसों का बैग तुम्हारे पास है, टेबल के नीचे। उसे लेकर बॉर्डर पार करो और अमेरिका में दाखिल हो जाओ। फोन कट जाता है। पिंटू पूछता है, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो गया है? रीना कहती है, समय नहीं है, चलो यहाँ से अभी निकलते हैं। इधर गैंग दीपक को पकड़ लेती है और उसे इस तरह लटका कर रखती है ताकि वो पैसों का पता बता दे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताना चाहता। वे उसका मोबाइल फोन चेक करते हैं और देखते हैं कि उसकी आखिरी कॉल उसकी बहन रीना को थी। तब वे समझ जाते हैं कि रीना भी इस अपराध में उसके साथ शामिल है। गैंग का लीडर पप्पू यादव कहता है, उसे जमीन खोदकर भी बाहर निकालो, वो लड़की जरूर बॉर्डर के रास्ते देश छोड़ेगी। बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दो, मैं नहीं चाहता कि एक मक्खी भी पार हो सके। इसके बाद हम अमेरिका के एरिजोना राज्य में चलते हैं। यह राज्य मेक्सिको अमेरिका बॉर्डर पर स्थित है। वहाँ एक रिटायर्ड ऑफिसर रहता था जिसका नाम मनोज है। वो शहर के शोर शराबे से दूर एक शांत और सुकून भरी जिंदगी जीता था। सारा दिन उसे शिकार करना बहुत पसंद था। एक दिन वो देखता है कि कुछ लोग अवैध तरीके से बॉर्डर पार कर रहे हैं। वो तुरंत उनकी रिपोर्ट करता है। हमें ये भी पता चलता है कि गुजारा करने के लिए वो कुछ भैंसे पालता है, क्योंकि काफी समय से उसकी हालत बहुत खराब चल रही है। एक दिन वो अपने घर के सामने खड़ा था, तभी बैंक का एक कर्मचारी उसके पास आता है और कहता है, ये लेटर साबित करता है कि अगर आपने 90 दिनों के भीतर बकाया पैसा वापस नहीं किया तो आपका फार्म बेच दिया जाएगा। यहाँ हमें समझ आता है कि मनोज ने बैंक से काफी कर्ज लिया था, क्योंकि उसकी पत्नी बीमार थी और उसका इलाज बहुत महंगा था। दुर्भाग्य से तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी पत्नी की मौत हो जाती है और वो मनोज को भारी कर्ज के बोझ तले छोड़ जाती है। मनोज बैंक के प्रतिनिधि से कहता है, बेटा, तुम्हारे सामने बोलते हुए शर्म आ रही है, लेकिन मुझे थोड़ा और समय दो, मुझ पर बहुत कर्ज है, इन 3 महीनों में कुछ नहीं हो पाएगा। कर्मचारी कहता है, यकीन मानिए चाचा मनोज, ये मेरे हाथ के बाहर है, यही बैंक का कानून है, हमें मानना ही होगा। मनोज कहता है, तो कम से कम तब तक का वक्त दे दो जब तक कि भैंस बच्चा ना दे दे। कर्मचारी ये सुनकर चला जाता है। इसके बाद मनोज एक इंजीनियर के पास जाकर काम मांगता है, लेकिन वो कहता है, चाचा मनोज, ये काम आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आप देख रहे हैं ये नौजवान सारा दिन मिट्टी खोदते हैं, आपकी उम्र में ये काम बर्दाश्त करना कठिन है। आखिरी रास्ते के तौर पर मनोज एक पशु व्यापारी से मिलता है और अपनी भैंसे बेचने की बात करता है, लेकिन समस्या ये है कि वो आदमी उसे ठगना चाहता है और आधी कीमत पर लेना चाहता है। मनोज कहता है, नहीं नहीं, ये नाइंसाफी है, मेरी भैंसें बहुत अच्छे से पाली गई हैं, सबसे अच्छा चारा खाती हैं और इनमें से एक तो गर्भवती है। वह आदमी कहता है, मैं इसी दाम पर लूंगा, चाहे उन्हें बोलना ही क्यों ना आता हो तब भी। वो एक कागज देकर कहता है, इसमें मेरा नंबर है, घर जाकर सोच लो कि क्या करना है। मनोज फिर एक बार में जाकर 2 गिलास शराब पीता है और अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करता है। तभी अचानक सारा आती है, उसकी मृत पत्नी की बेटी, जो पुलिस में एक ऑफिसर है। वह कहती है, क्या हुआ? मैं कई दिनों से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम उठा क्यों नहीं रहे? मनोज कहता है, बेटी, मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ, सरकार मेरा घर और फार्म ले लेगी क्योंकि मैं कर्ज नहीं चुका पाया, मेरे जेल जाने की भी संभावना है, तुम्हारी माँ की मौत के बाद से सब कुछ अंधेरा हो गया है, मैं बहुत थक गया हूँ। सारा कहती है, चलो घर वापस चलते हैं। वो उसके जूते उतार देती है ताकि वो सो सके और कहती है, डरो मत पिताजी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मनोज सो जाता है, मन भारी चिंताओं से भरा है, सोच रहा है कि सामने आने वाली मुसीबतों का वो सामना कैसे करेगा। अगले दिन हम देखते हैं रीना और उसका बेटा एक दलाल के साथ चल रहे हैं। दलाल उन्हें अमेरिका के बॉर्डर तक पहुंचा देता है। अचानक वो गैंग की एक गाड़ी देखता है और कहता है, नीचे झुक जाओ जल्दी। वे तब तक छिपे रहते हैं जब तक गाड़ी चली नहीं जाती। दलाल कहता है, चलो बाद में फिर आऊंगा। रीना उसका शर्ट पकड़ लेती है और कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें ही हमें लेकर जाना होगा, अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो वे मुझे और मेरे बेटे को मार डालेंगे। दलाल कहता है, देखो, मैं जितनी मदद कर सकता था कर रहा हूँ। वो दूर वाला पेड़ देख रही हो, उसके पास तार में एक गैप है, वहाँ से तुम और तुम्हारा बेटा निकल जाओ। मैंने तुम्हें नहीं देखा और न ही मैं तुम्हें जानता हूँ। चलो। वे तार के पास पहुँचते हैं। पिंटू गैंग की गाड़ी की तरफ देखता है और हैरान होकर देखता है कि गाड़ी घूमकर तेजी से उन्हीं की तरफ आ रही है। ढूंढते ढूंढते उन्हें तार का वो फांक मिल जाता है। रीना पहले अपने बेटे को पार करा देती है, लेकिन खुद पार होते समय उसका पैर गहराई से कट जाता है। अचानक एक गाड़ी आकर रुकती है, वह मनोज की है। वो कहता है, मैडम रुकिए, इस चोटिल पैर के साथ आप चल नहीं पाएंगी, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। रीना कहती है, कृपया ऐसा मत कीजिए, मेरा यहाँ होना अवैध इलीगल है। मनोज कहता है,
शांत हो जाइए, डरिए मत, मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक तभी वहाँ पप्पू यादव और उसकी गैंग पहुँच जाती है। मनोज कहता है, तुम कौन हो, यहाँ क्या चाहते हो? पप्पू यादव कहता है, ये महिला मुझे चाहिए। तुमने हथियार क्यों ले रखा है? क्या तुम बॉर्डर गार्ड हो? मनोज कहता है, नहीं दोस्त, मैं एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। पप्पू यादव कहता है, ऑफिसर तो मैं भी हूँ, पर इस वक्त। हाँ, क्या तुम अपने साथ वाली महिला को हमारे हवाले करोगे या मैं तुम्हें अपना दूसरा रूप दिखाऊं? मनोजा कहता है, दिखाओ अपना दूसरा रूप। ठीक तभी वे उसे मारने ही वाले थे, लेकिन मनोज उनसे भी तेज था। वो गाड़ी के पीछे छिप जाता है और अकेला ही उनसे लड़ने लगता है। वो रीना और उसके बेटे से कहता है, गाड़ी के अंदर जाकर छिप जाओ। फिर वो गैंग की तरफ अंधाधुंध गोलियां चलाता है ताकि वे भ्रमित हो जाएं, और उसी मौके का फायदा उठाकर गाड़ी में बैठकर पूरी रफ्तार से निकल जाता है। लेकिन पप्पू यादव पर उसका ध्यान नहीं गया। वो चुपके से गाड़ी के पिछले हिस्से में उछलकर चढ़ जाता है। मनोज बगल में देखता है और सहम जाता है। देखता है कि रीना के पेट में गोली लगी है। कुत्ता मैक्स सब देख रहा है और जोर जोर से भौंक रहा है, लेकिन मनोज का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। उसका बस एक ही लक्ष्य है, रीना को बचाना उसके मरने से पहले। वो वॉकी टॉकी निकालकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वॉकी टॉकी पर गोली लगने के कारण वो खराब हो चुका है। ठीक तभी पप्पू यादव पीछे से उसका गला घोंटता है और उसे मार डालने की कोशिश करता है, लेकिन मनोज अचानक ब्रेक मार देता है और पप्पू यादव गाड़ी से जमीन पर जा गिरता है। इसके बाद वो गाड़ी को दूसरे रास्ते पर मोड़ लेता है। कुछ देर बाद पप्पू यादव का एक आदमी आकर उसे बताता है, दुख की बात है, उस बूढ़े ने तुम्हारे भाई को मार दिया है। यह सुनकर पप्पू यादव सुन्न हो जाता है। वो कहता है, मेरे आका की कसम, मैं उस बूढ़े का सिर काट कर लाऊंगा। कल तक मुझे उसके बारे में सारी जानकारी चाहिए। गैंग से दूर जाने के बाद मनोजा रीना को नीचे उतारता है, क्योंकि वो तब अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। रीना कांपती आवाज में कहती है, सर, मैं आपसे एक विनती करती हूँ, अगर इस गैंग ने मेरे बेटे को पकड़ लिया तो वे उसे मार देंगे। आपके पैर पड़ती हूँ, उसकी रक्षा कीजिए, उसका ख्याल रखिए। वो एक कागज देती है, इसमें उसकी दादी का पता है, वो शिकागो में रहती है। आप पर भरोसा है, उसे गैंग से पहले वहाँ पहुँचा दीजिएगा। तभी वो अपने बेटे की तरफ देखकर कहती है, पिंटू, चाचा की बात मानना बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और अपने बेटे की आंखों के सामने वो दम तोड़ देती है। मनोज सन्न खड़ा रह जाता है, खून से सने उस पते वाले कागज को खोलकर देखता है और मन ही मन प्रतिज्ञा करता है, वो अपना वादा जरूर निभाएगा, इस मासूम बच्चे को गैंग के हाथों से जरूर बचाएगा। कुछ देर बाद पुलिस आती है और रीना के शव को ले जाती है। मनोज पूरी घटना विस्तार से अपनी मृत पत्नी की बेटी सारा को बताता है, लेकिन सारा कहती है, नियम के अनुसार लड़के को आज रात हिरासत में रखना होगा, सुबह होते ही उसे चाइल्ड केयर सेंटर भेज दिया जाएगा। मजबूर होकर मनोज सारा की नजरों से बचकर थाने के सामने अपनी गाड़ी में ही रात बिताता है, ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि लड़का कहीं इधर उधर न चला जाए। सुबह उठकर वो अपनी मृत पत्नी की तस्वीर देखकर कहता है, सुप्रभात। फिर कुत्ते से कहता है, आज क्या खाना चाहोगे? अचानक उसकी नजर एक काली गाड़ी पर पड़ती है। उसे शक होता है, क्या ये उसी गैंग की गाड़ी है? वहाँ से निकलने से पहले वो ध्यान देता है कि रीना गाड़ी में एक बैग छोड़ गई है। वो बैग खोलकर देखता है, अंदर पैसों का ढेर लगा है। अब वो समझ जाता है कि क्यों वो गैंग रीना और उसके बेटे को पकड़ना चाहती थी। वह गाड़ी चलाकर थाने से दूर जाने लगता है, लेकिन फिर से बैग की ओर देखकर और उस पर लगे खून को देख उसे रीना को दिए वादे की याद आती है। वो तुरंत गाड़ी घुमाकर वापस थाने की ओर आता है, लड़के को लेने के लिए, इससे पहले कि गैंग वहाँ पहुंचे। वो गाड़ी पार्क करके उतरता है। पप्पू यादव उसे देख लेता है, लेकिन सही समय का इंतजार करता है। मनोज थाने में घुसकर ऑफिसर से लड़के के बारे में पूछता है। ऑफिसर कहता है, माफ कीजिए, आज ही उसे वापस भेज दिया जाएगा। मनोज कहता है, वापस भेजने का क्या मतलब है? मैं उससे बात करना चाहता हूँ। ऑफिसर कहता है, मेक्सिको के अधिकारियों ने बताया है कि वहाँ उसका एक रिश्तेदार इंतजार कर रहा है। मनोज कहता है, कौन सा रिश्तेदार? वो गैंग है जो उसका अपहरण करने के लिए इंतजार कर रही है, कृपया मुझे उससे मिलने दीजिए। आखिरकार उसे कमरे में ले जाया जाता है और कहा जाता है, आपके पास 5 मिनट हैं। मनोज पिंटू के पास जाकर कहता है, चलो जल्दी मेरे साथ आओ। वे चुपचाप कमरे से निकलकर पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। वे सुरक्षित अपनी गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सुख ज्यादा देर नहीं टिकता। गैंग को पता चल जाता है कि लड़का मनोज के साथ है। पप्पू यादव खुद नीचे उतरकर तसल्ली करता है और लड़के को उसके साथ देखता है। वह अपने साथी से कहता है, बहुत अच्छे, वे सब एक ही जगह जमा हो गए हैं। मैं और सिर्फ लड़के को ही नहीं चाहता, मुझे वो लड़का और वो बूढ़ा दोनों चाहिए। मनोज अपने घर पहुंचकर अपने कपड़े लेता है और साथ ही घर में छिपाकर रखी अपनी पिस्तौल भी उठा लेता है, क्योंकि उसे यकीन था गैंग सबसे पहले उसके घर ही आएगी। लेकिन गाड़ी के पास आकर वो हैरान रह जाता है, पिंटू वहाँ नहीं है। हमें पता चलता है कि गैंग के डर से लड़का भाग गया है। मनोज उसे ढूंढ निकालता है और कहता है, देखो, मुझे छोड़कर फिर कभी मत भागना, समझ रहे हो? अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो वे तुम्हें खत्म कर देंगे। तुम्हारी माँ ने क्या कहा था, सुना नहीं? मेरे साथ रहो, मुझे छोड़कर मत जाओ। रास्ते में पिंटू पूछता है,
आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मनोज कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारी दादी के पास ले जाऊंगा। इसी दौरान पप्पू यादव मनोज के घर पहुंचकर कोने कोने की तलाशी लेता है। उसे पक्का यकीन हो जाता है कि मनोज सच में एक पूर्व ऑफिसर है। उसके बारे में सारी जानकारी पढ़कर वो समझ जाता है कि वो कोई आम बूढ़ा नहीं है, बल्कि एक शिकारी है। उसे पकड़ने में काफी मुसीबत होगी, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। उसका एक साथी घर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देता है। फिर वे निकल पड़ते हैं मनोज और लड़के की तलाश में। दूसरी ओर मनोज एक पेट्रोल पंप पर रुकता है, गाड़ी में तेल भरता है और वीजा कार्ड से पैसे चुकाता है। इधर पप्पू यादव और उसकी गैंग वीजा कार्ड के जरिए मनोज की लोकेशन ट्रैक कर लेती है। कुछ ही मिनटों में पप्पू यादव पेट्रोल पंप पहुंच जाता है और काउंटर पर खड़ी लड़की से पूछता है, क्या यहाँ कोई बूढ़ा आदमी एक लड़के को लेकर आया था? लड़की कहती है, हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही था। पप्पू यादव पूछता है, वे उत्तर की ओर गए हैं या दक्षिण की ओर? लड़की कहती है, सच कहूं तो मुझे नहीं पता। कैमरा चेक करके पप्पू यादव देखता है कि मनोज उत्तर की ओर ही गया है। वो बेरहमी से उस मासूम लड़की को मार देता है और दूसरी ओर निकल जाता है। इसके बाद मनोज की गाड़ी अचानक खराब हो जाती है। वो मजबूर होकर एक मैकेनिक की दुकान पर रुकता है। मैकेनिक कहता है, इंजन से तेल लीक हो रहा है, यहाँ गोली जैसा एक छेद है। मनोज कहता है, उस्ताद, इन सब के बारे में मत सोचो, चुपचाप गाड़ी ठीक करो। मैकेनिक कहता है, ठीक है, लेकिन गाड़ी आज रात यहीं रखनी होगी। मनोज मजबूरन मान जाता है। वे पास के एक सराय में रुकते हैं। मनोज पिंटू से पूछता है, ये गैंग वाले तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? पिंटू कहता है, असल में चाचा मनोज, मेरे मामा दीपक ने उनके साथ कुछ किया है। एक दिन अचानक उन्होंने मेरी माँ को फोन करके कहा, बेटे को लेकर यहाँ से निकल जाओ, तब से ही सब कुछ ऐसा हो गया है। मनोज पूछता है, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? पिंटू कहता है, मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद पिंटू बाथरूम जाता है। वापस आकर देखता है कि चाचा मनोज वहाँ नहीं है। ढूंढने पर उसे पता चलता है कि मनोज थकान के कारण गाड़ी के अंदर ही सो गए हैं। अगले दिन सुबह मनोज नींद से जागकर देखता है कि पिंटू और कुत्ता वहाँ नहीं है, लेकिन 1 मिनट बाद ही वो उन्हें दूर से आते हुए देखता है। वे सुपरमार्केट से खाने का सामान खरीद कर लाए हैं। इसके बाद मनोज मैकेनिक को फिर से वीजा कार्ड से पैसे देता है और शिकागो की ओर रवाना होता है। उसके हाथ में एक नक्शा था ताकि रास्ता भटक न जाए। वो पिंटू से कहता है कि लाल कलम से शिकागो शहर पर निशान लगा दे। दूसरी ओर गैंग का लीडर पप्पू यादव फिर से वीजा कार्ड के जरिए मनोज की लोकेशन निकाल लेता है और उसके रास्ते पर बढ़ने लगता है। मनोज गाड़ी चलाते हुए देखता है कि एक पुलिस की गाड़ी उसके पीछे ही आ रही है। वह सड़क के किनारे रुकता है। पुलिस ऑफिसर कहता है, लाइसेंस दिखाइए। लाइसेंस देखकर वो गाड़ी के अंदर झांकता है और कहता है, इतनी गोलियां क्यों हैं? क्या तुम ड्रग्स के व्यापारी हो? मनोज कहता है, नहीं, मैं शिकारी हूँ, ये गोलियां बहुत पुरानी हैं। ऑफिसर कहता है, शिकारी? ठीक है, नीचे उतरो, मैं लड़के से बात करूंगा। मनोज उतरता है और पुलिस की गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि ऑफिसर लड़के से एक बात भी नहीं करता, बल्कि वो फोन पर बात करता है और थोड़ा दूर चला जाता है ताकि कोई सुन न सके। मनोज को शक हो जाता है। उसे लगता है कि ये ऑफिसर गैंग के साथ मिला हुआ है और जानबूझकर उसे रोक रहा है ताकि गैंग आकर उसे पकड़ सके। 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि ऑफिसर आकर गाड़ी का दरवाजा खोलता है और कहता है, अपनी गाड़ी में वापस जाओ। मनोज उससे कहता है, अजीब बात है, तुमने तो कहा था कि लड़के से बात करोगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। पुलिस ऑफिसर रूखेपन से कहता है, गाड़ी में बैठो चुपचाप। मनोज पीछे मुड़कर देखता है, दूर से गैंग की गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। वो ऑफिसर की ओर देखकर कहता है, उन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? ऑफिसर समझ जाता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। वो तुरंत मनोज की ओर बंदूक तान देता है। ठीक तभी कुत्ता उछलकर उसका हाथ काट लेता है। मनोज मौका पाकर उसका हाथ मरोड़ देता है और बंदूक को दूर फेंक देता है। कुत्ता उसका पैर पकड़कर खींचने लगता है। दोनों मिलकर उस ऑफिसर को जमीन पर गिरा देते हैं। जोरदार मुक्का मारता है, ऑफिसर बेहोश हो जाता है। मनोज तुरंत अपनी गाड़ी में बैठता है और उस जगह से भाग निकलता है। 1 मिनट भी नहीं बीतता, गैंग वहां पहुंच जाती है और ऑफिसर को उस हालत में पड़ा हुआ देखती है। मनोज दूर से सब देख रहा था। वो देखना चाहता था कि वे अब क्या करते हैं। पप्पू यादव ऑफिसर को झकझोरते हुए कहता है, वे किस तरफ गए हैं? ऑफिसर कहता है, मैं बेहोश हो गया था, किस तरफ गए हैं नहीं देखा। पप्पू यादव ठंडी आवाज में कहता है, तो फिर तुमने अपनी मौत का फरमान खुद ही लिख दिया है। वो बंदूक निकालता है और उसके माथे के बीचों बीच गोली मार देता है। गाड़ी में बैठने से पहले उसे मनोज का वो नक्शा मिलता है। वो उसे उठा लेता है और चला जाता है। दूसरी ओर मनोज एक हथियारों की दुकान पर जाता है और एक राइफल खरीदता है। इसके बाद वो फोन करता है अपनी मृत पत्नी की बेटी सारा को। सारा कहती है, तुम कहाँ हो पिताजी? इस गैंग के लीडर के बारे में मुझे पता चला है। बचपन से ही गैंग वालों ने उसे पाला पोसा है। उसके अंदर कोई रहम नहीं है, वो कोई भी खौफनाक काम कर सकता है और जिसे तुमने बॉर्डर पर मारा था वो उसका भाई था। मनोज कहता है, हे भगवान, तब तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। सारा ये भी बताती है, मुझे पता चला है कि लड़के के मामा ने उनके पैसे चुराए थे। मैक्सिकन सरकार को उसकी लाश एक पुल के नीचे लटकी हुई मिली है। वो आगे कहती है, लेकिन तुम संभल कर रहना, पप्पू यादव तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अगर पकड़ लिया तो तुम्हें और लड़के को दोनों को मार डालेगा। मनोज लड़के की तरफ देखकर कहता है, ठीक है,
मैं कल लड़के को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसके बाद मनोज और पिंटू एक होटल में रात बिताने जाते हैं। दोनों मिलकर सारी रात फिल्में देखते हैं। पिंटू कहता है, मैं शिकागो जाना चाहता हूँ सिर्फ हॉट डॉग खाने के लिए। मनोज हंसकर कहता है, हॉट डॉग? ठीक है, अब सो जाओ, वक्त बहुत कम है। उसी शहर में पप्पू यादव और उसकी गैंग हर जगह तलाश कर रही है। एक के बाद एक होटल में घुसकर सबसे पूछताछ कर रहे हैं। आधी रात को मनोज कुत्ते को बाहर ले जाता है थोड़ी ताजा हवा खिलाने के लिए। अचानक वो देखता है कि सामने वाली बिल्डिंग में गैंग तलाशी ले रही है। वो दौड़कर वापस जाता है और पिंटू को जगाता है। वे तेजी से पिछली खिड़की से कूद जाते हैं। गैंग होटल के कमरे में घुसती है और एक एक कोना छान मारती है। किस्मत अच्छी थी, मनोज और लड़का जंगल में छिप जाते हैं। पप्पू यादव होटल के चारों ओर घूम घूम कर पागलों की तरह मनोज को पुकारने लगता है, तुम इसी तरह मरोगे। लेकिन कोई सुराग न मिलने पर वो आखिरकार चला जाता है। मनोज लड़के से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं होटल वापस जाकर अपने कुत्ते को लेकर आता हूँ। लेकिन होटल पहुंचकर वो देखता है कि पप्पू यादव ने कुत्ते को गोली मार दी है। मनोज के लिए ये अपनी संतान की मौत जैसा था। अगले दिन वो कुत्ते को दफना देता है। अंदरूनी गुस्से और तकलीफ में वो अपनी योजना बदल देता है। वो फैसला करता है कि चाहे जो हो जाए वो लड़के को शिकागो पहुंचा कर रहेगा। रवाना होने से पहले पिंटू कहता है, आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप सिर्फ मेरे पास रखे पैसों से प्यार करते हैं। यह कहकर वो दौड़कर भाग जाता है, रोते हुए जंगल के अंदर घुस जाता है और मनोज से बहुत दूर चला जाता है। लेकिन मनोज के लिए उसे छोड़ देना मुमकिन नहीं था। वो ढूंढते ढूंढते आखिरकार उसे पा लेता है। मनोज कहता है, बेवकूफ लड़के, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। किसी भी पल में मर सकता हूँ। तुम्हारी माँ के सम्मान में मैं अपना वादा निभाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी दादी के पास शिकागो लेकर जाऊंगा। उसके बाद वे एक चर्च के पास पहुँचते हैं। मनोज किसी भी तरह सारा को फोन करना चाहता है। वो चर्च के अंदर जाकर फोन करता है। फोन उठाते ही सारा कहती है, तुम आए क्यों नहीं? मनोज कहता है, मैंने अपना फैसला बदल लिया है, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, मैं पिंटू की माँ से किया वादा निभाऊंगा। खासकर अब जब मेरा कुत्ता भी मर चुका है, मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा। मैं शिकागो की ओर जा रहा हूँ। सारा से फोन पर बात करने के बाद वो किसी को नहीं बताता कि वो शिकागो जा रहा है, ताकि पुलिस उसे रोक न सके। दूसरी ओर गैंग का लीडर पप्पू यादव एक जगह से दूसरी जगह भटक रहा है, लेकिन मनोज का कोई सुराग नहीं मिल रहा। अचानक उसके दिमाग में आता है उस नक्शे का ख्याल। वो नक्शा खोलकर देखता है जहां लाल कलम से शिकागो शहर को मार्क किया गया था। वो तुरंत शिकागो में मौजूद अपने आदमियों को फोन करता है, वे आ रहे हैं, उन्हें रिसीव करो। दूसरी तरफ से जवाब आता है, चिंता मत कीजिए बॉस, आपकी इजाजत के बिना एक मक्खी भी शहर में कदम नहीं रख पाएगी। कुछ घंटों बाद मनोज शिकागो के बॉर्डर पर पहुंचता है। वो गौर करता है कि दो आदमी पुल पर खड़े होकर उसी की तरफ देख रहे हैं। वह समझ जाता है कि वे जरूर गैंग के आदमी हैं। इसलिए वो पास के एक रास्ते से अंदर मुड़ जाता है ताकि गैंग को गुमराह कर सके। अचानक बगल में नजर घुमाकर वो देखता है कि दूर से गैंग की गाड़ी सीधी उसी की तरफ आ रही है। गाड़ी उसे टक्कर मारने ही वाली थी, लेकिन आखिरी पल में ब्रेक मारकर वो खुद को बचा लेता है। गैंग की गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी, इसलिए वो काफी आगे निकल जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर मनोज तेजी से वहां से निकल पड़ता है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी गाड़ी भी अचानक खराब हो जाती है और धुआं निकलने लगता है। ठीक तभी उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वह गाड़ी को सड़क के बीचों बीच आड़ा खड़ा करके रास्ता बंद कर देता है। फिर अपनी पसंदीदा स्नाइपर राइफल निकालता है और चुपचाप खड़े होकर इंतजार करने लगता है। गैंग की गाड़ी जैसे ही नजदीक आती है, वो ड्राइवर के सिर पर एकदम सटीक निशाना मारता है। गोली सिर के चिथड़े उड़ा देती है। गाड़ी पलट जाती है। मनोज को लगा था कि वे सब मर चुके हैं, लेकिन असल में उन्हें सिर्फ हल्की चोटें आई थी। वे हथियार लेकर नीचे उतर आते हैं मनोज को मारने के लिए। मनोज तुरंत पिंटू से कहता है, चलो, और दौड़कर भागता है। वे पहुंचते हैं घास भूसे के एक गोदाम में। मनोज कहता है, इस घास के ढेर के पीछे कूद जाओ और चाहे जो हो जाए बिल्कुल हिलना मत। सुना तुमने? अगर मुझे कुछ हो जाए या मैं मर जाऊं तो तुम यहीं रहना। रात होने पर चुपचाप भाग जाना। इसके बाद मनोज अपने सामने एक गाड़ी का जैक सेट करता है और उस पर स्नाइपर रखता है ताकि राइफल स्थिर रहे। वो देखता है कि एक आदमी सामने से आ रहा है। वो एक गोली चलाता है और उसे जमीन पर ढेर कर देता है। अब बाकी थे सिर्फ पप्पू यादव और उसका एक साथी। वे खिड़की की तरफ अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। कुछ देर बाद पप्पू यादव की गोलियां खत्म हो जाती हैं। वो पिस्तौल निकालता है और दूसरी तरफ से घूमकर आता है। इस समय मनोज पिंटू से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये पिस्तौल लो। सामने खड़े होकर 2 गोलियां चलाना उनका ध्यान भटकाने के लिए। मैं दूसरी तरफ से जाऊंगा। मनोज उसे वहीं छोड़कर दूसरी ओर से घूम जाता है और पप्पू यादव के साथी की लोकेशन देख लेता है। ठीक तभी पिंटू निर्देश के अनुसार 2 गोलियां चलाता है। पप्पू यादव का साथी समझ ही नहीं पाता कि ये एक जाल है। मनोज सटीक निशाना लगाता है, वो वहीं ढेर हो जाता है। अब सिर्फ पप्पू यादव अकेला बचा था। हम देखते हैं कि पप्पू यादव चुपचाप घास के गोदाम के अंदर घुस गया है, बिल्कुल खामोशी से, ताकि किसी को पता न चले। लेकिन अचानक पिंटू घास के ढेर से नीचे गिर जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर पप्पू यादव लड़के को पकड़ लेता है और मनोज को धमकी देता है, हथियार फेंक दो। मनोज बिना किसी हिचकिचाहट के हथियार डाल देता है और उसकी सारी बातें मान लेता है। लेकिन समस्या एक ही थी,
पप्पू यादव के दिमाग में तब एक विकृत विचार चल रहा था। वो चाहता था कि पिंटू अपने मामा की तरह बने और उसे जान से मारने के बजाय अपनी गैंग में शामिल कर ले। वो लड़के के हाथ में पिस्तौल थमाकर कहता है, चलो। पप्पू यादव मनोज को मारने की कोशिश करता है। वो पिंटू के हाथों मनोज की हत्या करवाना चाहता है। पिंटू बंदूक की मैगजीन निकालकर फेंक देता है, लेकिन समस्या ये थी कि बंदूक में पहले से ही एक गोली लोड थी। गोली मनोज को लग जाती है। पप्पू यादव मैगजीन उठाने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन मनोज उसे छोड़ता नहीं है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। मनोज घायल होने के बावजूद लड़ता रहता है। वह पप्पू यादव का सिर पकड़कर लोहे से टकराता है और उसके गले में एक चेन लपेट देता है। तभी पप्पू यादव एक धारदार हथियार निकालकर मनोज पर वार करता है और उसी हथियार से मनोज के चेहरे पर वार करने की कोशिश करता है। ठीक उसी समय पिंटू को बंदूक मिल जाती है और वह पप्पू यादव को गोली मारने की धमकी देता है, लेकिन मनोज नहीं चाहता कि पिंटू किसी की जान ले, क्योंकि वो अभी बच्चा है। वो जानता है कि अगर पिंटू ने किसी को मार दिया तो वो पूरी जिंदगी खुद को दोषी मानेगा और मानसिक रूप से टूट जाएगा। इसलिए मनोज पिंटू के हाथ से बंदूक ले लेता है और खुद पप्पू यादव को गोली मार देता है। इसके बाद वो पिंटू को बाहर जाने के लिए कहता है और बाहर इंतजार करने को कहता है। पप्पू यादव के मरने से पहले मनोज उसे 2 रास्तों के बारे में बताता है। एक, कि वो इसी तरह पड़े पड़े तड़प कर मर जाए या फिर सामने रखी बंदूक उठाकर खुद अपनी जिंदगी खत्म कर ले। मनोज उसे छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद एक गोली की आवाज सुनाई देती है, यानी पप्पू यादव ने वाकई बंदूक उठाकर खुद को मार लिया है। अगले दिन वे उस पते पर पहुंचते हैं जो उन्हें मिला था। मनोज पिंटू को विदा करते हुए कहता है, अंदर जाकर अपनी दादी से मिलो। दरवाजा खुलते ही दादी बाहर आती हैं और पिंटू को गले लगा लेती हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि वो अब भी जिंदा है। पिंटू जब मनोज की तरफ देखता है तो पाता है कि मनोज वहाँ नहीं है। मनोज तब बस में चढ़कर आखिरी सीट पर बैठा होता है। वो बहुत थका हुआ था और धीरे धीरे सांसें ले रहा था। फिर भी उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि उसने अपना वादा पूरा कर दिया था। इस तरह बैठे बैठे ही मनोज की मौत हो जाती है। इसी मार्मिक दृश्य के साथ फिल्म खत्म होती है। अगली फिल्म में मिलेंगे।